फैमिली, ये वो शब्द है जो है तो छोटा सा, लेकिन मायने कितने बड़े। आइए देखते हैं। ये क्या है? तुम्हारे पापा जब भी मैं जाती हूँ उनके सामने से या तो सर नीचे कर लेते हैं या वहाँ से इधर उधर हो जाते हैं। अरे छोड़ो ना, तुम क्यों चिंता कर रही हो? माँ तो बात करती है ना तुमसे। हाँ वो तो करती है, लेकिन जैसे बड़ी भाभी से करती है ना वैसे नहीं। ना कभी कुछ बोलती है ना सुनती है। मेरे बोलने से पहले ही हाँ में हाँ। तो ठीक ही है ना। तुम्हें याद नहीं शुरू शुरू में तुम्हें कितनी प्रॉब्लम होती थी सूट साड़ी पहनने को जब माँ कहती थी तो? हाँ लेकिन अब तो मैं शॉर्ट स्कर्ट भी पहन लूँ तो मजा ले तुम्हारी माँ कुछ कहे। वहीं छोटी भाभी का हाल देखो कैसा बना रखा है। तो कहानी की भूमिका ये है कि जो सुनता है उसे जमाना सुनाता है, जो दबता है उसे जमाना दबाता है। लेकिन समझना तो ये भी है ना कि जमाना है कौन? बड़ी बहू सीमा। माँ जी खाना बन गया है, आइए पापा जी को भी बोल दीजिए। हाँ हाँ बहू, वो तो 2 बार खाने को पूछ चुके हैं। तू ना हमेशा देर कर देती है खाने के लिए। हाँ माँ जी, पर क्या करूँ, दोनों बच्चों का स्कूल से घर आने का यही वक्त होता है ना। अच्छा, मैंने अपने पोते के लिए मैंगो शेक बनाया था, दे दिया उसे? हाँ हाँ माँ जी, दोनों को दे दिया। तभी बड़ी बहू की बेटी आ जाती है। मम्मी मम्मी, भाई ने सारा मैंगो शेक पी लिया। बोल रहा था दादी ने सिर्फ उसके लिए बनाया है। माँ जी आपने उससे ऐसा क्यों कहा? उसमें 2 गिलास थे। अरे मेरे पोते को पसंद है तो पी गया होगा, अब मैं क्या बच्चों के खाने पीने का भी हिसाब रखूं? तभी छोटी बहू का बेटा आ जाता है। दादी दादी, मुझे भी आपके साथ खाना खिला लो ना। हाँ हाँ बेटा, काजू की बर्फी है, खा ले बेटा। तभी छोटी बहू हाथ में सैंडविच लेकर आ जाती है। माँ जी क्या है ये? क्या ऊटपटांग खिला रही है? स्कूल से आया है? दादी के हाथ की बर्फी हाथ में ही रह जाती है। बड़ी बहू, मम्मी जी सिम्मी खड़ी है सामने, माना पोती है लेकिन काजू हजम कर जाएगी, दे दीजिए ना उसे। दे दे, बड़ी बहू जो कह रही है, वो भी तो घर की बच्ची है ना। हाँ तो मैं क्या मना कर रही हूँ? आजा रिन्नी बिटिया, दादी के हाथ से बर्फी खा ले। दोनों बूढ़ा बूढ़ी खाना खाकर कमरे में चले जाते हैं। उसी रात को ये आवाज कैसी आ रही है बहू? और ये क्या पहना है तूने? बहू जो सास ससुर के साथ बैठकर टीवी देख रही थी। बहू, हमारे घर का रिवाज है साड़ी का, तो सूट क्यों पहनती है? कितनी बार कहा है कि सूट ना पहना कर, सूट ना पहना कर। अब माँ जी वो क्या है ना, साड़ी गीली थी और सामने सूट दिखा तो डाल दिया। हाँ ठीक है, और मेरे पोते को ना ज्यादा डांटा ना कर, छोटा बच्चा है, दिल बैठ जाएगा। ठीक है माँ जी, वैसे तो ज्यादा नहीं डांटती, पर आप बोल रही हैं तो अब बिल्कुल भी नहीं डांटूंगी। तभी छोटी बहू के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। छोटी बहू का बेटा भागता हुआ दादी के पास आकर छिप जाता है। अरे अरे क्या हो गया गुल्लो? दादी दादी दादी, माँ डांट रही है, बोल रही है। तभी छोटी बहू जींस टॉप में आकर खड़ी हो जाती है। क्या क्या कर लेंगी ये, हाँ, जो इनके पास आ जाता है? माँ जी इसे आगे भेजिए। छोटी बहू, बच्चे को इतना ना डांटा कर। अच्छा, अब आप सिखाएंगी कि मुझे अपने बच्चे के साथ कैसे रहना है? बड़ी आई। वो सास से लड़कर चली जाती है। बड़ी बहू देख रही होती है कि सास का मूड ऑफ हो रहा है कि तभी वो बोल पड़ती है। माँ जी वो कल ना मैं बेसन के गट्टे बना रही हूँ, आपकी फेवरेट है ना, इनको फोन करके बेसन मंगवा लिया है मैंने। तो कल तो हम लोगों को भूखा रहना पड़ेगा क्या? अच्छा, इतना भी नहीं खाती हूँ मैं। और हाँ बहू, तीखा थोड़ा ज्यादा ही रखना। बड़ी बहू सास ससुर की बात सुनती, उनके फैसलों की इज्जत करती और बदले में सास ससुर उसे बिल्कुल बेटी बनाकर रखते। वहीं छोटी सास ससुर को ऐसे ट्रीट करती जैसे घर में उसे वो खटकते हैं और मजबूरी की वजह से वो उसे सह रही है। फिर एक रोज, अरे बहू सुनना, ये साड़ी ना मेरी वाली तू रख ले, और ये मेरे गहने भी। माँ जी कैसी बात कर रही हैं? मैं ये गहने नहीं ले सकती, ये आपकी विरासत है। तभी तो तुझे दे रही है बहू, तूने घर को ऐसे संभाला है कि क्या कहना। तू है तो हम इस घर में रह पा रहे हैं, नहीं तो। हाँ बहू,
भगवान तेरे जैसी बहू सबको दे। बहू सास के गहने रख लेती है। फिर एक रोज, माँ पापा सब तैयार हो जाओ, मेरे बॉस के बेटी की शादी है। और हाँ, सब अच्छे कपड़े पहनना, वो क्या है ना, बड़े लोग हैं। छोटे। हाँ भैया, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हैं? वैसे भी भैया अब इस घर में वो शांति नहीं रही। मीरा सही बोलती है, घर में सारा दिन चिल्लम चिल्ली होती ही रहती है। माफ करना भाई, मैं तो बस ये कह रहा था कि। तभी छोटी बहू मीरा आ जाती है। हाँ, क्या कह रहे थे? जो आप स्पेशली इन्हीं का नाम लेकर चिल्ला रहे थे। अरे अब क्या चाहिए, क्यों शांति से रहने नहीं देते? अब वो मैं ये कह रहा था, जाने दो, सॉरी। तभी सास बोल पड़ती है, छोटे, बड़े भाई से बात करने की तमीज भूल गया क्या? माँ जी, तमीज हमें आप जैसे लोग ना सिखाए तो अच्छा है। आप ना ये बड़ी भाभी को नौकरानी बना कर रखती है ना। मुझे इनके जैसा गवार समझने की जरूरत नहीं है, पढ़ी लिखी लड़की हूँ मैं। छोटे वो बड़कू के बॉस के बेटे की शादी है तो सारे परिवार को बुलाया है। वो कह रहा था कि बड़े लोगों के घर की शादी है तो अच्छे से तैयार होकर चलते हैं। शहर के सबसे बड़े होटल में है शादी, इसी बहाने पूरा परिवार उस आलीशान होटल को भी देख लेगा। लड़ाई झगड़ा छोड़ो और मन अच्छा कर लो। पार्टी, वो भी शहर के सबसे बड़े होटल में। मीनी तो मानो खुशी से उछल पड़ती है। अरे तो पहले बताना था ना, क्या जरूरत थी इतना तमाशा खड़ा करने की। हम जल्दी से तैयार होकर आते हैं। बड़ी बहू उन लोगों के जाने के बाद सबकी ओर देखती है और ये नौकरानी भी हो गई तैयार जाने के लिए। सास बहू की बात पर हंसने लगती है। बेटा वो तो कुछ भी बोलती है, उसकी बात का बुरा ना मानना। अरे पापा, मैं तो मजाक कर रही हूँ। सब शादी के लिए तैयार होते हैं। बड़ी बहू जो पहले ही काफी खूबसूरत होती है, सास के पुराने जमाने के हैवी गहने पहनकर मानो किसी सल्तनत की रानी की तरह दिख रही थी। सभी पार्टी में जाते हैं जहाँ छोटी बहू बड़ी बहू को देखती है। अरे भाभी, ये किसका हार है? माँ जी का हार है ये। वही मैं बोलूं, वरना आपकी भिखारी खानदान में इतना पैसा कहाँ कि वो इतना महंगा हार दे सके। सभी के सामने ऐसी बात सुनकर बड़ी रोने लगती है। बहू क्या हो रहा है, सब देख रहे हैं। हाँ तो देखे ना, कैसे इसने आपका हार चोरी कर लिया है। चोरी नहीं किया, मैंने दिया है खुद, समझी? घर चलो अब। सब घर आते हैं जहाँ बड़ा भाई छोटे भाई से उसकी बीवी के व्यवहार के बारे में पूछता है। तू भी नौकरी करता है, तुझे भी पता है ना ऑफिस में इज्जत रखनी कितनी जरूरी होती है। हाँ भैया, मैं माफी मांगता हूँ, मिनी ने गलत किया। आज जो तूने किया है ना, उसके लिए तुझे क्या सजा दी जाए तू ही बता छोटी बहू। भले आज तक हम लोग तुम्हें किसी बात पर नहीं बोलते थे, लेकिन अब नहीं। जॉइंट फैमिली का मतलब यह नहीं कि घर में नहीं पट रही तो समाज में एक दूसरे की बेइज्जती कराए। अरे तो क्या बोला मैंने? पता है भाभी को माँ जी ने जो हार दिया है वो कितने का होगा? कम से कम 15 लाख का। तो ना बोलूं? अरे क्यों ना बोलूं? और मुझे क्यों नहीं दिया? नहीं दिया और ना दूंगी। कौन है तू? बस एक किराएदार की तरह तुझे तो हम खटकते रहते हैं, और मैं ये सोचूं कि तू मेरे बेटे की बीवी है। ना ससुर की शर्म, ना सास की इज्जत। बड़े भाई भाभी को तुमने कभी सही माना ही नहीं, ऊपर से तुझे हमारा हार चाहिए। एक साड़ी भी नहीं है मेरे पास तुझे देने के लिए। छोटा बेटा सारी बात सुन रहा था। दवाई हाथ में लेकर खड़े रहो तो एक गिलास पानी की भी उम्मीद नहीं कर सकता तुमसे। बच्चों को हाथ नहीं लगाने देती हो। अरे कपड़े भी घर में जानबूझकर ऐसे पहनती हो कि हम खुद आंखें बंद कर ले अपनी। बहू को पहली बार सास ससुर की परेशानी समझ में आती है। वो शांत होती है लेकिन हार कैसे माने। तो क्या मैं... अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि छोटी बहू का पति... चुप, बिल्कुल चुप। ये मेरा परिवार है, इनसे भी तुम मुझे दूर कर रही थी। देखो अब इस घर में रहना है तो मान कर चलना होगा कि हम परिवार हैं, एक परिवार, जॉइंट फैमिली, समझी? अगर एक छत के लिए बेगानों की तरह रहना है तो तुम जा सकती हो। हमारे परिवार का हिस्सा अब तुम नहीं हो। नहीं, मैं दादी के पास रहूंगा। मम्मा मारती है मुझे रूम से निकलने भी नहीं देती। मैं दादी के पास रहूंगा। छोटी बहू सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती है और किचन में चली जाती है। ए सुधी, यहाँ बैठी 3 घंटे से हिसाब के पन्ने उलट रही है। इधर आजा, जरा मेरा काम में हाथ बटा।
अरे निर्मला, मुझे बताओ ना क्या काम है। वो पढ़ाई कर रही है, उसे पढ़ने दो ना। आप चुप रहिए भाभी। अरे बराबर की हो गई है, 2-4 काम कर लेगी तो घिस नहीं जाएगी। और कल को ससुराल जाना है इसे। जो ये कागज कलम कर रही है ना, वो काम नहीं आएंगे। काम वहां पर घर गृहस्थी चलाने के गुण ही आने वाले हैं। चाची आप नाराज मत होइए, मैं आ रही हूँ। बर्तन मैं मांज देती हूँ, आप माँ के ऊपर गुस्सा मत करिए। हाँ, तो जब पहली बार काम के लिए कहा था तब क्यों नहीं सुना? तुम दोनों माँ बेटी की आदत है, जब तक 4 बातें ना सुन लो बात समझ में नहीं आती। सुधी चाची के मुंह से खरी खोटी बातें सुनने के बाद अपनी किताबों को साइड में रखकर चाची के साथ रसोई में जाकर बर्तन धोने लगती है। पता नहीं क्या दुश्मनी है इस निर्मला को मेरी बच्ची से। कभी इसे पढ़ते देख लेती है तो तुरंत घर के काम याद आने लगते हैं इस महारानी को। निर्मला और शांति देवरानी जेठानी थी। निर्मला देवरानी थी और शांति जेठानी। शांति के 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी सुधी और बेटा नीरज। वहीं देवरानी निर्मला के 2 बेटे थे जो भी काफ़ी छोटे थे। निर्मला और शांति के पतियों का नाम दीपक और पीयूष था। एक तरफ जहां बड़ा भाई दीपक अंगूठा टेक था तो वहीं छोटा पीयूष 10वीं तक पढ़ा था। दोनों भाई मिलकर अपने पिता का पुश्तैनी व्यापार संभालते थे। शांति चाहती थी कि उसकी बेटी सुधी उसकी तरह अनपढ़ ना रहे, इसलिए वो हर संभव कोशिश करती कि किसी तरह उसकी बेटी पढ़ लिख जाए। लेकिन जाने क्यों उसकी देवरानी निर्मला को ये बात मंजूर नहीं थी। जब भी वो सुधी को स्कूल जाते या पढ़ाई करते देखती थी, उसके सीने पर सांप लौटने लगते थे। 2 दिन बाद, दीदी ये देखो, आप चाहती थी ना आप डॉक्टर बनो। ये देखो मैं आपकी तैयारी करने के लिए किताब लेकर आया हूँ। नीरज की दी हुई किताब को देखकर सुधी बहुत खुश हो जाती है। अब क्या देख रही हो दीदी, जाओ ना पढ़ाई करो। अभी नहीं, रात में सबके सोने के बाद मैं इससे पढ़ाई करूँगी। अभी अगर चाची ने किताब को देख लिया ना तो फिर से जल बुन जाएगी और ज़बरदस्ती मुझे किसी काम में लगा देंगी। बात तो तुम्हारी ठीक है दीदी, तुम इस किताब को संभाल कर रख लो। सुधी अब रातों में छुप छुप कर उस किताब से पढ़ाई करने लगी थी। एक दिन रात के 10:30 बजे। अरे ये पीछे स्टोर रूम की लाइट क्यों जली हुई है? मैंने तो कमरे में जाने से पहले इसे बंद किया था। निर्मला स्टोर रूम में जाकर देखती है तो पाती है कि वहां पर सुधी बैठकर पढ़ाई कर रही है। अच्छा जी, तो ये बात है। अब महारानी ने नया ठिकाना ढूंढ लिया है पढ़ाई करने के लिए। मैं अभी बताती हूँ इसे, इसकी किताब में ही आग लगा दूंगी। आज रात को ना रहेगी किताब, ना ये करेगी पढ़ाई। मेरे रहते हुए इसको कलेक्टर नहीं बनने दूंगी मैं। सुधी के जाने के बाद निर्मला दबे पांव जाती है और सुधी की किताब वहां से गायब कर देती है। अगले दिन, माँ मेरी किताब थी जिसे मैं स्टोर रूम में रखकर पढ़ाई कर रही थी, आपको कुछ पता है क्या? पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने पूरा स्टोर रूम देख लिया लेकिन मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। नहीं बेटा, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। हो ना हो ये ज़रूर चाची का ही काम है। मेरी किताबों को देखकर उनके सीने पर ही सांप लौटते रहते हैं। तू रुक, मैं अभी उससे पूछ कर आती हूँ। आज मैं उससे पूछ कर ही रहूंगी कि उसको मेरी बेटी की किताबों से दिक्कत क्या है। जेठानी गुस्से में अपनी देवरानी के पास जाती है। निर्मला देख, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए, सुधी की किताब वापस कर दे। एक तो वैसे ही इसके बाबूजी किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं देते। किसी तरह पाई पाई जोड़कर नीरज जिसके लिए वो किताब लेकर आया था। मुझे समझ में नहीं आता आखिर मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े हो तुम सब के सब। बिगाड़ा क्या है उसने तुम सबका? तुम अपने बेटे के साथ क्या करती हो क्या नहीं, मैंने कभी पूछा है क्या? मेरे बच्चों की जिंदगी में टांग अड़ाने वाली तुम होती कौन हो? भाभी आप मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा रही हैं। आपने मुझे किताब हटाते हुए देखा है क्या? हाँ, फिर इतनी बड़ी बात आप कैसे कह सकती हैं आप? और मैं भी कोई चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। आने दीजिए आज बड़े भाई साहब को, उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि उनकी पीठ के पीछे उनकी पत्नी और उनकी बेटी क्या गुल खिला रही हैं। हाँ, तो कोई पाप कर दिया है हमने? मेरी बेटी पूरा दिन घर का काम करती है, अब बेचारी रात में जाकर पढ़ाई कर रही है, तब भी तुझे परेशानी है। शांति और निर्मला अभी आपस में बहस कर रही थी कि इतने में शांति का पति दीपक घर आता है। अरे क्या हो गया? क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? जानती नहीं हो ये हमारे घर आने का समय है? चाय नाश्ता तो हमें कोई देने से रहा, ऊपर से घर को भिंडी बाजार बना रखा है। भाई साहब आज तो दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। आप ही बताइए, आपकी बेटी सयानी हो रही है, अगर मैं उसे घर के 2-4 काम करने के लिए कह भी देती हूँ तो उसमें बुराई क्या है? कल को उसे भी तो अपने ससुराल जाना है ना, क्या वहां पर उसको ये सब काम नहीं आएगा? हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? अच्छी बात है, अच्छी तरह घर गृहस्थी के काम सिखाओ उसे। कल को दूसरे के घर जाकर हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए। अरे 17 साल की बच्ची है वो, ये उम्र उसके घर के काम करने की नहीं बल्कि पढ़ाई लिखाई करने की है। क्यों मेरी बच्ची का भविष्य बिगाड़ना चाहते हैं आप लोग? तुम चुप रहो शांति,
खुद तो तुम अंगूठा टेको और बातें ऐसी बड़ी बड़ी बना रही हो जैसे किसी जिले की कलेक्टर हो। अरे जैसे तेरी कट गई ना वैसे ही सुधी की भी जिंदगी कट जाएगी। अच्छा लड़का ढूंढेंगे इसके लिए, बाहर जाकर कमाने की नौबत ही नहीं आएगी। और छोटी चीकी तो कह रही है औरतों को घर गृहस्थी के काम में निपुण होना चाहिए, शादी के बाद कोई नहीं पूछता लड़के के पास कितनी डिग्री है। अरे कैसे बाप है आप। मैं कहती हूँ हम लोगों ने पढ़ाई नहीं करी तो इसका क्या मतलब कि हमारे बच्चे भी अनपढ़ ही रहे। हमें तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करें। अरे हमारा समय कुछ और था और अब समय कुछ और है। अगर मेरी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है तो इसमें आप लोगों को समस्या क्या है? देख रहे हैं ना भाई साहब आप, भाभी चाहते हैं कि ये सुधी उड़ना शुरू कर दे। अरे हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं स्कूल कॉलेज के नाम पर आजकल की लड़कियां जो कर रही हैं ना वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कल को कोई ऊंच नीच हो गई ना तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेंगे हम लोग। बेटियां घर की इज्जत होती है और घर में ही अच्छी लगती है। अरे नहीं कराना हमको डिग्री डिप्लोमा, बस इज्जत से अपने घर में बैठी रहे और समय आने पर अपने ससुराल चली जाए। हमें तो बस इतना ही चाहिए। आप ही बताइए इन सब में मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? तुम चुप रहो शांति, निर्मला बिल्कुल सही कह रही है। वो हमारी बेटी की भलाई तो चाहती है, चाहे वो लाख डिग्री डिप्लोमा कर ले, लेकिन ससुराल जाने के बाद अगर कोई काम सही से नहीं कर पाई ना तो हम सबकी बदनामी होना तय है। तुम उसको बिगाड़ो मत। जेठ के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद निर्मला का साहस और बढ़ गया था। अब वो पहले से भी ज्यादा छोटी छोटी बातों के लिए सुधी को टोकने लगी थी। 2 दिन के बाद, सुधी कहाँ जा रही है तू? चाची स्कूल जा रही थी मैं। अरे बड़ी बेशर्म है तू। अभी 2 दिन पहले भाई साहब ने क्या कहा कि हमें नहीं पढ़ाना तुझे। चाची इस साल मेरी 12वीं है, कम से कम 12 तक तो पढ़ लेने दो मुझे। फिर बहस करने लगी तुम मुझसे? घर में इतने काम पड़े हुए हैं और ये महारानी मटकते हुए स्कूल के लिए निकल ली। अरे जब सारे काम मैं ही कर लूंगी तो तू सीखेगी कैसे? जाकर मुन्ने को देख, बुखार है उसे कल रात से। मेरा जीना मुश्किल कर रखा है उसने। अच्छा ठीक है चाची, जाती हूँ। थोड़ी देर बाद, अरे सुधी बेटा तू तो स्कूल जा रही थी ना, फिर वापस कैसे आ गई? माँ चाची ने मुझे स्कूल नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि मैं मुन्ने का ध्यान रखूं। जब बाप को ही बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है तो बाहर वाले तो हावी होंगे ही। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा ना तो मेरे बच्चे भी मेरी ही तरह जीवन भर अंगूठा छाप रह जाएंगे। उसी दिन शांति अपने भाई को फ़ोन करती है, भैया अब पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। अगर यही हाल चलता रहा ना तो ये लोग मेरी सुधी को पढ़ाई छोड़कर घर में बैठने पर मजबूर कर देंगे। इतनी होशियार है मेरी बेटी, मैं उसके सपनों को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकती। आप मेरे ऊपर एक एहसान करेंगे? अरे बोलना बहना, तुझे क्या मदद चाहिए? मुझसे जो बन पड़ेगा मैं ज़रूर करूँगा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरी बेटी को अपने यहाँ रख लें ताकि उसे पढ़ाई लिखाई का माहौल मिल सके और वो अपने सपने पूरे कर सके। ठीक है बहना, मुझे कोई समस्या नहीं है। तुम सुधी को मेरे पास छोड़ सकती हो। रात में निर्मला अपने पति से कहती है, अरे मैं कहती हूँ प्रॉपर्टी के कागज़ ना जल्दी बनवा लो। सुधी अगर ज़्यादा पढ़ लिख गई तो दिक्कत हो जाएगी। ये जो हमारा सपना है ना पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करने का, पापा जी का बिजनेस, ये मकान, ये सब अधूरा रह जाएगा। अरे भाग्यवान, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये सारे काम कोई 2 पल में नहीं हुआ करते हैं, समय लगता है। देखो तुम बस अपनी तरफ से लगी रहो, जल्दी से जल्दी सुधी की पढ़ाई बंद कराओ ताकि मैं अपनी तरफ से कोशिश कर सकूँ। अगली सुबह शांति अपने पति से कहती है, सुनिए शादी करने के लिए मैं मना तो नहीं कर रही हूँ ना, लेकिन समय आने पर ही तो सुधी की शादी करेंगे। आप पढ़ने दीजिए ना बच्ची को। आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपकी बेटी इतनी होशियार है और घर के काम सीखने से उसने कभी इनकार तो नहीं किया। सब कुछ कर रही है ना खुशी खुशी। तुम मुझे पट्टी पढ़ाने की कोशिश मत करो। मैंने कहा ना कि हमें लड़की को पढ़ाकर कलेक्टर नहीं बनाना है। लड़कियां ज़्यादा पढ़ लिख जाती है तो पति के सर पर चढ़कर नाचने लगती है। कल को रोज़ रोज़ उसके ससुराल से शिकायत आएगी तो कौन जीवन भर इस झंझट में फंसेगा। औरत जितनी कम पढ़ी लिखी होती है घर उतने ही अच्छे से चलता है। अब तो अपने आप को ही देख ले, काला अक्षर भैंस बराबर है तेरे लिए। लेकिन कोई कमी है क्या हमारी घर गृहस्थी में? घर परिवार बच्चे सब कितने अच्छे से संभाल लिया है तूने। शांति समझ चुकी थी कि पति को कुछ भी कहने का मतलब है भैंस के आगे बीन बजाना। अगर यही बात है ना तो ठीक है, मुझे इस घर में रहना स्वीकार नहीं है। जो आदमी मेरे बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोच सकता है, मुझे भी उसके साथ रहने का कोई शौक नहीं है। ये रही आपके घर की चाबियां, मैं जा रही हूं अपने मायके। अच्छा जा, मैं भी तो देखूं कितने दिन रखेगा तेरा भाई। 4 दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी। शांति अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके लौट गई थी। जेठानी के घर छोड़कर जाने के बाद देवर और देवरानी को तो खुला मैदान मिल गया था मनमानी करने के लिए।
अरे वाह, भगवान ने तो हमारी सुन ली। हमारे रास्ते के तो सारे कांटे एक ही झटके में अपने आप ही बाहर हो गए। देखा आपने मेरी लगाई हुई आग का असर? जेठ जी ने अपने पत्नी और बच्चों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब इस समय बिल्कुल अकेले हैं वो। यही समय है, तुम जल्दी से कागज़ तैयार कराओ, उसके बाद हम लोग धोखे से जेठ जी का अंगूठा लगवा लेंगे। अरे उन्हें कौन सा 2 अक्षर भी पढ़ना आता है? काला अक्षर भैंस बराबर है उनके लिए। उन्हें तो चाहे जो बताकर साइन करवा लो, वो खुशी खुशी साइन कर देंगे। ठीक कहती हो भाग्यवान, भगवान भी हमारे साथ है। अब हमें इस प्रॉपर्टी का मालिक बनने से कोई नहीं रोक सकता। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, 9 लाख का हार बनवाऊंगा मैं तेरे लिए। बस एक बार ये व्यापार और ज़मीन जायदाद मेरे नाम हो जाए, इसके बाद सारे शौक पूरे करूंगा तेरे। अगले दिन मम्मी आज छोले भटूरे बनाओ ना, जब से ताई जी गई है घर में ढंग का कुछ खाने को ही नहीं बन रहा है। चुप कर ताई जी के चमचे, सारा काम तेरी ताई जी तो करती थी। मैं तो यहाँ पूरा दिन बैठकर मक्खियाँ मारती हूँ ना। मम्मी आप हमेशा गुस्से में ही क्यों रहती हो? आप सुधी दीदी के ऊपर भी हमेशा गुस्सा करती थी, इसीलिए वो घर छोड़कर चली गई। अगर आप उनके ऊपर गुस्सा नहीं करती ना तो वो भी हमारे साथ ही रहती। कितना प्यार करती थी सुधी दीदी हम लोगों को। अरे तू यहाँ से जाता या नहीं है? आया बड़ा सुधी और ताई जी का चमचा। दाल चावल बनाकर रखे हुए हैं, चुपचाप से खा ले। छोले भटूरे खाने हैं साहब को। अरे भाग्यवान, बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या बात कर रहे हो, काम हो गया क्या? हाँ ये देखो, ये सारे कागज़ मैं बनवा कर लाया हूँ। अब बस अंगूठा लगवाना रह गया है। भैया के अंगूठा लगाते ही पिताजी की दुकान, मकान, ज़मीन, जायदाद सिर्फ और सिर्फ हमारा हो जाएगा। अरे शुभ काम में देरी मत करिए आप, कल ही इस काम को अंजाम दे देते हैं। निर्मला और पीयूष अब बस किसी तरह उस रात के बीतने का इंतजार कर रहे थे, ताकि अगली सुबह वे लोग दीपक से कागज़ों पर अंगूठा लगवाकर प्रॉपर्टी के इकलौते मालिक बन सके। किसी तरह बेचैनी में रात बीत जाती है और अगली सुबह। जेठ जी, नाश्ते में क्या खाएंगे आप आज? आज ना मैं आपकी पसंद का ही नाश्ता बनाऊंगी। क्यों भाई, आज ऐसी क्या खास बात है? बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस ऐसी ही आज मेरा मन थोड़ा अच्छा है तो सोचा आज सबकी पसंद का खाना बना दूं। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिर गर्मा गर्मा आलू के पराठे खिला दो, काफ़ी दिन से खाया नहीं है। हाँ हाँ भाई साहब, क्यों नहीं, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं भी आलू के पराठे बनाकर लाती हूँ। निर्मला स्वादिष्ट आलू के पराठे बनाकर जेठ के सामने परोस देती है नाश्ता करने के बाद। मज़ा आ गया वाकई, आज तो बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता बनाया। अरे भैया अच्छा हुआ कि आप यहीं मिल गए। वो क्या है ना, निर्मला का बैंक में अकाउंट खुलवाने जा रहा था तो उसके फॉर्म में 2 लोगों की साइन की ज़रूरत है। एक जगह आप साइन कर दीजिए, एक जगह मैं कर देता हूँ। साइन? लेकिन मैं तो अंगूठा लगाता हूँ ना छोटे। अरे भैया कोई समस्या नहीं है, आप अंगूठा ही लगा दीजिए। दीपक जैसे ही उन कागज़ों पर अंगूठा लगाने चलता है कि सामने से उसकी पत्नी और बेटी घर में आते हुए नजर आते हैं। रुक जाइए, ये क्या अनर्थ करने जा रहे हैं आप? जानते भी हैं इन कागज़ों में क्या लिखा है? हाँ, छोटे ने बताया ना, निर्मला का बैंक में अकाउंट खुलवाने के कागज़ है। और तू तो खुद अंगूठा टेक है। अब तू मुझे बताएगी कि कागज़ों में क्या लिखा है? हाँ, मुझे पता है कि मैं अंगूठा टेक हूँ, लेकिन मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, ये तो अंगूठा टेक नहीं है ना। बेटा सुधी, पापा के हाथ से कागज़ लेकर ज़रा पढ़कर सुनाओ, इन कागज़ों में क्या लिखा है। सुधी जैसे ही वो कागज़ अपने पिता के हाथ से लेती है, पीयूष और निर्मला पसीने पसीने हो जाते हैं। आपका मतलब क्या है भाभी? कहना क्या चाहती है आप? मैं जो कहना चाहती हूँ ना वो अभी पता चल जाएगा। सुधी बेटा, जो इन कागज़ों पर लिखा है उसको पढ़कर अपने पापा को बताओ। सुधी उस कागज़ में लिखी हुई बात अपने पिता को पढ़कर सुनाती है। पापा ये कोई बैंक की कागज़ नहीं है, इन कागज़ों के हिसाब से आप अपनी सारी ज़मीन जायदाद दुकान का अपना हिस्सा सब चाचा के नाम कर रहे हैं। इस कागज़ में साइन करने के बाद इस मकान में और व्यापार में आपकी कोई हिस्सेदारी नहीं रहेगी, सब अकेले मालिक चाचा चाची हो जाएंगे। क्या कह रही हो सुधी तुम? ये वो सही कह रही है। देख लिया आपने अपने भाई के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करने का नतीजा। अगर आज मेरी बेटी ना होती तो ये दोनों सारी प्रॉपर्टी हजम कर जाते। सोचा है उसके बाद क्या होता हम सबका। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं मानता हूँ कि मैंने हमेशा अपनी बेटी की पढ़ाई का विरोध किया, लेकिन आज इसी बेटी ने मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। लेकिन ये तुम्हें पता कैसे चला? पापा, मिंकू ने कल रात को ही चाचा चाची को बात करते हुए सुन लिया था और फिर उसने उन कागज़ों की फ़ोटो खींचकर मुझे भेज दी थी। जैसे मैंने वो फ़ोटो देखी, मेरे पैरों के नीचे से तो ज़मीन निकल गई और मैं दौड़ते हुए माँ को लेकर यहाँ चली आई। मिंकू तो अभी छोटा बच्चा है,
उसे चाचा चाची की बातों का सही सही मतलब समझ में नहीं आया था, लेकिन उसे इतना ज़रूर समझ में आ गया था कि कुछ न कुछ गलत होने वाला है। उसके बाद दीपक को ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि लड़का हो या लड़की, शिक्षा सबके लिए बहुत ज़रूरी होती है। और उसके बाद वो खुद भी प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में जाकर पढ़ना शुरू कर देता है। थक गए हो यार श्वेता, तुम्हारी एक ही बात दिन रात सुनते सुनते। अरे यार तुम थकती नहीं हो क्या एक ही बात को 100 बार कहते कहते? और इतना ही बंगले में रहने का शौक था तो किसी टाटा अंबानी से शादी करनी चाहिए थी। मेरे जैसे गरीब आदमी से शादी क्यों कर ली भाई तुमने? हाँ तो तुमसे कोई बंगला नहीं मांग रही हूँ, बस इतना ही कह रही हूँ ना कि घर कम से कम रहने लायक तो हो। इस चिड़ियाघर में तो कोई इंसान रह ही नहीं सकता। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये चिड़ियाघर नहीं है। इसी घर में पल के बड़े हुए हैं हम लोग। हमारे माँ बाप पिछले 30 साल से इस मकान में रह रहे हैं। कुछ तो सोच कर बोला करो यार। अरे पापा, रहे होंगे ना तुम लोग 30 साल से इस मकान में, तब घर में बहुएं नहीं थी, 4 बच्चे नहीं थे। लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा को तो बात समझ में नहीं आ रही कि 2 बहुएं ले आए हैं, 4 बच्चे हो गए हैं घर में, लेकिन ये डिब्बे जैसा मकान, इसके बारे में कोई सोचने को तैयार ही नहीं है। परिवार बढ़ाने के लिए तो सब दबाव डाल देते हैं बहू के ऊपर, लेकिन घर बढ़ाने के लिए कहो तो बहू सबकी नजरों में खटकने लगती है। तुम्हारी इन बेसिर पैर की बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं पूरा दिन दफ्तर से थक कर आया हूँ। भगवान के लिए मुझे सोने दो। सुबह उठकर फिर से मुझे ऑफिस के लिए दौड़ लगानी है। पत्नी की बातों को इग्नोर करने के बाद अमित चादर तान के सो गया था। देखो तो, मैं यहाँ अपना दुखड़ा रो रही हूँ और ये जनाब चादर तान कर सो भी गए। ठीक है, प्यार से कही बात किसी को समझ में नहीं आती। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। अगले दिन सुबह, अरे श्वेता, आज टिफिन नहीं बनाया क्या? भूल जाती हो क्या रोज रोज? अरे मुझे ऑफिस जाना है और तुमने अभी तक टिफिन भी बना कर नहीं रखा। देखो अमित, भूल नहीं जाती हूँ मैं, भूल तो तुम जाते हो टिफिन। वैसे आज ना टिफिन मैंने जानबूझकर नहीं बनाया है। क्यों? जानबूझकर क्यों नहीं बनाया? मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं तुमसे लगातार एक ही बात कह रही हूँ कि घर की समस्या के बारे में मम्मी पापा से बात करो, लेकिन तुम तो मेरी बातों को बिल्कुल इग्नोर कर दे रहे हो। इसलिए अब जब तक तुम मम्मी पापा से घर के बारे में बात नहीं कर लेते, तब तक तुम्हें बिना टिफिन के यूं ही ऑफिस जाना पड़ेगा। पत्नी की बात सुनकर अमित गुस्से में पैर पटकते हुए घर से निकल जाता है। तभी उसे पीछे से बड़े भाई रजत की आवाज़ सुनाई देती है। अरे छोटे, रुक तो, कहाँ जा रहा है गुस्से में बड़बड़ाते हुए? रुक जा मेरे भाई, भूल गया क्या? मैं भी तेरे साथ ही ऑफिस चलता हूँ, मुझे भी मेरे ऑफिस ड्रॉप कर दियो। अरे भैया क्या बताऊं, जब से शादी हुई है जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी। ऐसी क्लेशन औरत पल्ले पड़ी है कि मुझे लगता है कुछ दिन में तो मैं अपना नाम भी भूल जाऊंगा। 24 घंटे दिमाग में सिर्फ इसकी क्लेश ही घूमती रहती है। अरे छोटे, क्या हो गया जो इतना नाराज हो रहा है तू? झगड़ा हो गया है क्या तेरा श्वेता के साथ? हमारा तो रोज का ही हो गया है। अब इंसान अपनी हैसियत में रहकर डिमांड करे तो एक बार को उसकी डिमांड पूरी भी कर दी जाए। डिमांड भी तो इतनी बड़ी है महारानी की कि मैं चाह कर भी पूरी नहीं कर सकता। अरे बताएगा अभी कि हुआ क्या है? हमारा ये घर छोटा लगने लगा है महारानी को। कहती है नया मकान खरीद कर दूं। अब आप ही बताइए भैया, मकान क्या यूं ही किलो के भाव में मिल जाते हैं कि उसने मांगा और मैंने फट से लाकर खरीद के उसके हाथ में रख दिया। और इस जन्म में तो मेरी मकान खरीदने की हैसियत है ही नहीं। जिसको मुंह फुलाना है वो फुलाता रहे। अरे छोटे, तूने तो मेरे जख्मों पर हाथ रख दिया है। अरे भाई, यही कहानी तो मेरे घर में भी चल रही है। तेरी भाभी भी सुबह शाम इसी बात पर कलेश करती है कि अब इस कमरे में 2 बच्चों के साथ उसका गुजारा नहीं है। कहती है बरसों से इसी इंतज़ार में बैठी हुई हूँ कि कभी हम बड़ा मकान लेंगे तो रिश्तेदारों को अपने घर बुलाएंगे। अब आखिर कब तक रिश्तेदारों से मुंह छुपा है? कोई भी मेहमान आने की बात करता है तो पहले ही मन में धुक धुक होने लगती है कि मेहमान आ गए तो उन्हें सुलाएंगे कहाँ, क्योंकि यहाँ तो हमारी सोने की आफत आई रहती है। अगर देखा जाए छोटे, तो इन दोनों की बात गलत नहीं है। हमारा घर वाकई बहुत छोटा है, लेकिन करे तो क्या करे? अरे मकान खरीदना कोई बच्चों का खेल थोड़ी ना है। हम लोगों की इतनी तनख्वाह में घर चल जाए वही बहुत है। मकान खरीदने के तो ख्वाब भी नहीं आते मुझे। अरे भैया, वही समस्या तो मेरे साथ भी है। वो ये समझना ही नहीं चाहती कि बीवी के साथ रोज रोज क्लेश करना मेरा शौक नहीं, मजबूरी है। देख छोटे, अब तो ये दोनों बिल्कुल अड़ने वाली कंडीशन में आ गई है। इस समस्या का कुछ तो हल निकालना ही पड़ेगा हमें। तो भैया आप ही बताओ ना, सोल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का? सॉल्यूशन क्या है? एक बार चलते हैं माँ बाबूजी से बात करके देखते हैं, हो सकता है उनके पास कोई सॉल्यूशन हो। उसी दिन शाम को रजत और अमित अपने मम्मी पापा के पास जाते हैं। बाबूजी, अब आप तो ये समझते हैं ना कि हम दोनों के कमरे में एक ही बेड है। अब उस एक बेड पर 2 बच्चों के साथ सोना बहुत ही कठिन होता जा रहा है।
श्वेता और मिताली दोनों ही इस बात की जिद पर अड़ी हुई हैं कि अब उन्हें बड़ा घर चाहिए। और देखा जाए तो उनकी डिमांड गलत भी तो नहीं है। अब इस छोटे से मकान में हमारे इतने बड़े परिवार का गुजारा मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। देखो बेटा, ऐसा है कि शहर में ज़मीनों के रेट ना आसमान छू रहा है। जितना बड़ा मकान तुम लोग चाह रहे हो ना, उतना मकान खरीदने के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपया लगेगा। और मैं स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूँ बेटा कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तुम लोग ये बात अपनी पत्नियों को जितनी जल्दी समझा दो उतना ही अच्छा है। झूठ में वहाँ पालने से कोई फ़ायदा नहीं है। बाबूजी की बात सुनकर पर्दे के पीछे खड़ी होकर सास ससुर की बात सुन रही दोनों बहू के कमरे में आ जाती है। बाबूजी, आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि हम लोग वहम ना पालें, लेकिन आप ही सोचकर बताइए ना, कैसे हम अपने 2 बच्चों के साथ इस छोटे से घर में गुजारा करें। बहू, मैंने पहले ही बताया है कि शहर में तो अब दूसरा मकान खरीदने की हमारी हैसियत है नहीं। अब तुम कहो तो तुम्हारे लिए खेत में मकान बनवा दे, क्योंकि जितना बजट हमारा है उतने में तो हम सिर्फ अपनी खेत वाली ज़मीन में ही मकान बनवा सकते हैं। अरे बाबूजी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया दे दिया आपने। अपने पास खेत में भी तो इतनी बड़ी ज़मीन है, और वैसे भी तो आजकल हर जगह बसावट होती जा रही है। ये अच्छा आइडिया है, हम लोग खेत में ही मकान बनवा लेते हैं। और आप देखना बाबूजी, हम लोगों ने एक बार खेत में मकान बनवाया ना, तो हमारी देखा देखी एक एक करके वहाँ भी लोग मकान बनवाने लगेंगे। अरे बाबूजी, कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? थोड़ा तो दिमाग लगाइए। खेत में मकान बनवा लेंगे तो हम लोग क्या नौकरी छोड़कर वहाँ खेत में कुदाल चलाएंगे? अरे तुम तो खेत वाले मकान में रह लोगी, लेकिन खाओगी क्या? अरे छोटे, किसी तरह प्रॉब्लम सॉल्व तो हो। कोई बात नहीं, हम लोगों को थोड़ा सफ़र करना पड़ेगा, लेकिन इस रोज़ रोज़ की चिक चिक से आज़ादी तो मिल जाएगी। आधा घंटे का ट्रैवलिंग टाइम और बढ़ जाएगा हमारा। अरे चल, कोई बात नहीं, कर लेंगे बर्दाश्त। खेत में मकान बनाने वाली बात घर में सभी को पसंद आ जाती है, और फिर जल्द ही खेत में मकान बनाने का काम शुरू हो जाता है। कुछ दिनों के बाद, श्वेता, मिताली, तैयार हो जाओ दोनों, तुम्हें तुम्हारा नया मकान दिखाने ले चलती हूँ। आज मकान बनकर तैयार हो गया है। सास की बात सुनकर दोनों बहू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोनों जल्दी जल्दी तैयार होकर सास के साथ अपना नया मकान देखने के लिए निकल पड़ती हैं। मकान में पहुंचकर, अरे माँ जी, इतना बड़ा मकान! मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रही हूँ कि वाकई ये इतना बड़ा घर हमारा है। अरे जेठानी जी, जरा एक बार मुझे तमाचा तो मारो, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। अरे नाटक कंपनी, ये हमारा ही घर है। देख तो सही कितने बड़े बड़े कमरे हैं। और ये हॉल तो जैसे ही शुरू होने के बाद ख़त्म ही नहीं होता। मुझे तो ऐसा लगता है कि बच्चे इसके अंदर क्रिकेट भी खेल सकते हैं। भाभी, उस छोटे से घर में तो इतनी घुटन होती थी कि सांस भी नहीं आती थी। और देखो ना, एक ये घर है, इसे तो मैं ऐसा सजाऊंगी कि देखने वाले बस देखते रह जाएंगे। आपको पता नहीं है, मेरे अंदर इतना टैलेंट है कि मुझे देखकर इंटीरियर डिज़ाइनर भी शर्मा जाए। अच्छा जी, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी देवरानी इतनी टैलेंटेड है। ठीक है, अब तुझे बहुत मौका मिलेगा अपना टैलेंट दिखाने का। ऐसा करना, मेरे कमरे का डिज़ाइन भी तू ही डिसाइड कर लेना। हाँ भाभी, क्यों नहीं। अब तुम दोनों का ये डिज़ाइन हो गया हो तो रसोई और बाथरूम भी दिखा दूँ। माँ जी, ऐसा लग रहा है कि हमारा सपना आपने सच कर दिया। इतनी खुशी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि खुशी के मारे मैं कहीं आज ऊपर ही ना चली जाऊँ। अरे नहीं नहीं बेटा, इतनी भी जल्दी क्या है ऊपर जाने की? अभी तो तूने सिर्फ ये मकान देखा है, जब तू यहाँ रहने आएगी तब क्या करेगी? मैं भी यही सोच रही हूँ माँ जी कि कहाँ वो डिब्बे जैसे ससुराल और कहाँ ये आलीशान बंगले जैसा। जब इतनी बड़ी ज़मीन अपने पास थी तो आज तक हम क्यों छोटे से मकान में रहकर दुख भोग रहे थे? आपने ना माँ जी हमारे साथ अच्छा नहीं किया। हम लोगों को इतना तरस आया है, उसके बाद ये मकान बनवा कर दिया आपने। खेत का मकान बनकर तैयार हो गया था, इसलिए जल्द ही अमित, श्वेता, रजत, मिताली और उनके साथ सास ससुर अपने बच्चों के साथ उस बड़े से मकान में शिफ्ट हो जाते हैं। अरे भैया, मैंने पहले भी समझाया था कि ये खेत में मकान बनाने का डिसीजन हमारा गलत साबित होगा। अभी तो आप सब लोग बहुत खुश हो रहे हो ना, देख लेना 1 हफ्ते के अंदर सर पकड़ के रोते हुए नजर नहीं आए आप लोग तो मेरा नाम बदल देना। अरे कोई भी जरा सा दिमाग से काम नहीं लेता है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनकर सोचना चाहिए ना। अब आप ही सोचो, मेरे पास तो मेरी पर्सनल गाड़ी है, इसलिए मैं तो फिर भी किसी तरह चलाकर आपको ऑफिस पहुंचा दूंगा। लेकिन बच्चों के स्कूल के बारे में सोचा है? स्कूल की बस आएगी क्या खेतों के अंदर बच्चों को लेने इस कच्ची पगडंडी पर? अरे देवर जी, आप क्यों छोटी छोटी बातों पर अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाने लगते हैं? हम दोनों हैं ना, बच्चों को लाने और छोड़ने का काम हमारी जिम्मेदारी है। आप लोग टेंशन ना लो, सब मैनेज हो जाएगा।
दोनों बहुओं के आश्वासन देने पर अमित और रजत चिंता छोड़कर अपने ऑफिस जाने के बारे में सोचने लगते हैं। शुरू के कुछ दिन तो बहुत ही उत्साह और खुशी में बीत जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे दोनों बहुओं को समझ में आने लगा था कि खेत में मकान बनवा के उन्होंने कितना बड़ा बवाल अपने जीवन में पाल लिया है। अरे श्वेता, बच्चों की बस 7 बजे मेन रोड पर आ जाएगी। 7 बजे तक बच्चों को वहाँ पहुँचना है। तो ऐसा कर आधे घंटे पहले ही निकल कर जाओ, वरना बच्चों की स्कूल बस मिस हो जाएगी। हाँ चाची जल्दी करो, कल भी आपने बस मिस करवा दी थी जिसकी वजह से हमें स्कूल की छुट्टी करनी पड़ी। आज तो हमारा टेस्ट भी है, हम आज का स्कूल मिस नहीं कर सकते। अरे बच्चों, मैंने कोई जानबूझकर आप लोगों की बस मिस नहीं करवाई थी। बेटा, यहाँ से मेन रोड तक जाने में इतना टाइम लग जाता है कि वहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे तो हफाई आ जाती है। सच में ये स्कूल से लाने और छोड़ने वाला काम तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन छोटी अब कर भी क्या सकते हैं, झेलना तो पड़ेगा ही। अगले दिन, अरे भाभी, ये इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? हाँ छोटी, मैं भी यही सोच सोच के परेशान हूँ। सुबह से जब से उठी हूँ ना, ये इतनी गंदी बदबू कहीं से तो आ रही है। तभी मिताली देखती है कि आंगन की खिड़की से बदबू घर के अंदर आ रही है। आंगन की खिड़कियाँ आपने खोली है क्या? हाँ मैंने खोली है। क्या क्या हो गया? ये देखिए, गांव के लोग हमारे घर के पीछे खेत में सुबह सुबह शौच करके चले गए। सारी बदबू वहीं से आ रही है। अरे अंधे हैं क्या ये लोग? उन्हें दिखाई नहीं देता कि हमारा घर है यहाँ? किसी के घर के पीछे ऐसे कौन करके जाता है? अरे बेटा, तेरा घर बाद में है, पहले तो ये खेत है। चल आगे से ध्यान रखेंगे, खिड़की सुबह के समय भूल कर भी नहीं खोलना। और हाँ बेटा, घर में ना किचन का सारा सामान खत्म हो गया है। तुम दोनों ऐसा करो, आज जाकर बाजार से थोड़ा सामान लेती आओ। अब बच्चे इतना लेट आने लगे हैं कि उनसे तो घर का कोई काम कहने का मन ही नहीं करता। पहले ही भरे बैठे रहते हैं, जरा सी कोई बात कर दो तो लड़ने को आते हैं दोनों को दोनों। अब गुस्सा तो आएगा ही ना, हमारा क्या है, हम तो घर में बैठे रहते हैं। वो दोनों बेचारे रोज़ 2-3 घंटे का सफ़र करके ऑफिस जाते हैं और घर पहुंचते पहुंचते रात के 10 हो जाते हैं दोनों को। आप चिंता मत करिए माँ जी, उन दोनों से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाजार का काम हम दोनों कर देंगे। दोनों बहुएं बैग लेकर बाजार से सामान लेने के लिए निकल पड़ती हैं, लेकिन फिर वही समस्या, घर से मेन रोड तक तो उन्हें पैदल ही जाना पड़ता। कोई भी साधन मेन रोड से ही मिला करता था, जिसके कारण मेन रोड तक पहुंचते पहुंचते पैरों का बैंड बच जाता था। वापसी में भारी भरकम सामान लेकर घर पहुंचते पहुंचते दोनों देवरानी जेठानी का हलक सूख गया था और धूप में सामान घसीटते घसीटते दोनों को जैसे चक्कर आने लगे थे। भाभी, मुझे लग रहा है ये खेतों में मकान बनाने वाला आइडिया कुछ ज़्यादा डेंजरस साबित होता जा रहा है। बाजार से सामान लाना हो या बच्चों को स्कूल छोड़ना, हम दोनों की पैदल चल चल कर कमर टूट गई है। अरे अभी तो हमें आए हुए सिर्फ महीना भी नहीं हुआ, मुझे तो अभी से तारे दिखाई देने शुरू हो गए हैं। गर्मी से ना मेरी हालत ख़राब हो रही है। अरे छोटी, तू ना बहुत जल्दी हिम्मत छोड़ देती है। अब बाजार से सामान लाने में थोड़ी मेहनत तो लगेगी ना। तू चिंता ना कर, घर चल, आराम से एसी में बैठकर चाय पियेंगे। दोनों जब तक घर पहुंचती है अंधेरा घिराया था। सोफे पर बैठते ही जैसे एसी का बटन ऑन करते हैं, अचानक से लाइट चली जाती है। ए मिताली, पता नहीं लाइट कब आएगी। अरे बेटा, अब दिन ढल गया है ना, लाइट तो मुश्किल ही आएगी। तुम्हें पता है ना, यहाँ पर रोज़ रात को लाइट कट जाती है। अरे माँ जी, ये बिजली वाले रोज़ रोज़ रात को लाइट क्यों काट लेते हैं? हमारा तो एक एक दिन काटना भारी हो रहा है इस घर में। एक तो वहाँ पर आराम से हमारे पास मेड थी, झाड़ू पोछा बर्तन तो वही करके जाती थी। फिर उसके बाद हमें बस खाना बनाने का काम बचता था। जब से यहाँ आए, घर के सारे काम हमें खुद करने पड़ रहे हैं। ऊपर से बाजार का राशन, बच्चों को छोड़ने जाना, हर छोटे से छोटा काम हमारे हिस्से आ गया है। अरे हम भी तो इंसान है, कोई मशीन थोड़ी ना है कि दिन रात बस काम ही करते चले जाएंगे। तो जिद तो तुम दोनों ने ही पाली थी ना, थोड़ा एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। अब तुम ही बताओ, यहाँ खेतों के बीच कहाँ से तुम्हें काम वाली ला कर दूँ मैं? और बिजली तो बेटा खेतों में बस दिन में ही दी जाती है। अब अगर रात को बिजली चाहिए तो जनरेटर का इंतज़ाम करना पड़ेगा, वरना रोज़ रात ऐसे ही मक्खी मारते हुए बीतेगी। माँ जी, इन लोगों से कहकर आज ही जनरेटर का इंतज़ाम करवाइए। पूरा दिन गधे की तरह काम करते हैं हम लोग, और रात में भी चैन से सोने को नहीं मिलता। इतनी गर्मी में मच्छर मारते हुए सोना मेरे बस का नहीं है। हाँ ठीक है बेटा, कहा ना मैंने कि बात करूँगी। अब मुँह से निकलते ही काम हो जाए ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, थोड़ा समय तो लगेगा, थोड़ा सब्र करो। अरे माँ जी, कैसे सब्र करें हम?
यहाँ अंधेरे में मोमबत्ती जलाकर खाना तो हमें बनाना पड़ेगा ना। बच्चों की यूनिफॉर्म भी प्रेस नहीं हुई है, वॉशिंग मशीन चल नहीं पा रहे हैं। जब से यहाँ आए हाथ से कपड़े धोने पड़ते हैं, क्योंकि दिन में पता नहीं कितनी बार लाइट आती है, कितनी बार जाती है, कोई गिनती ही नहीं है। एकदम जीवन दुश्वार हो गया है हमारा। अरे बेटा, थोड़ी लाइट की ही तो दिक्कत है, बाकी घर तो इतना बड़ा है ना, कमरे तो बड़े बड़े मिल गए तुम दोनों को। तो फिर अब एंजॉय करो अपने बड़े घर को, ऐसे रोने से क्या होगा। श्वेता और मिताली को इस मकान में आए तकरीबन 1 महीना हो गया था और 1 महीने में उन दोनों की हालत ऐसी हो गई थी कि उनका मन करता था कि वो सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाए। एक एक दिन उनके लिए मानो साल के बराबर लंबा हो गया था। घर के कभी ना खत्म होने वाले काम, ऊपर से पैदल चल चल के दोनों का भूत बन गया था। दूसरी तरफ बच्चों की हर समय शिकायत कि यहाँ उनके साथ खेलने के लिए कोई बच्चा नहीं है, जिसके कारण बच्चे दिन भर घर में बैठकर सिर्फ शैतानी किया करते। बात जब मिताली और श्वेता की बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तब एक दिन, माँ जी, मुझे इस खेत वाले घर से बचा लीजिए, मेरे बर्दाश्त की हद हो गई है, अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। बिना लाइट के मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है। अगर खिड़की खोलो तो बाहर से बदबू आती है और दरवाज़ा बंद करके रखो तो ऐसा लगता है कि गर्मी से इस मकान में हम उबल जाएंगे। भाभी बिल्कुल सही कह रही है माँ जी। वो हमारा घर छोटा ज़रूर था लेकिन लाखों में एक था। मुझे अपने उस घर की कीमत अब समझ में आ गई है। आप बस हमें वहीं वापस ले चलिए। अब और मुझसे नहीं हो पाएगा। दोनों बहू के बार बार कहने पर मिताली और श्वेता की सास वापस से अपने पुराने घर में शिफ्ट हो जाती है और वे लोग खेतों के ससुराल को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं।